जी, लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशेंट। जो नए स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम इट्स जाहिद रसूल गुराया, ACME APF एंड LLB। मकसद एक ही एजेंडा, टू गेट योर सीट, टू सिक्योर योर सीट एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके लिए हम सब जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लास्ट कल हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ा। रीज़न ये थी कि हम स्टार्ट करने लगे थे और स्टार्ट में हमें एक ओवरव्यू की ज़रूरत थी कि हमने एक स्केच सा बनाना था, जो चीज़ें यूज़ होनी हैं उनको इकट्ठा करना था। तो इसलिए हमने एक स्कैटर किस्म की चीज़ों को डिस्कस किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सीक्वेंस को लेके चलेंगे। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे? जो भी स्टूडेंट 6 बजे या 5 बजे से पहले ग्रुप में मौजूद था, ही मस्ट हैव रिसीव्ड द व्हाट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन सॉफ्ट फॉर्म में आ गया। सेक्शंस हायरार्की में है, सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन अप टू सेक्शन 241, सेक्शन 241 तक। अब हमारा प्लान क्या होगा? हमने कहा कि जो मेजर पोर्शन है वो है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। हमने स्टार्ट किया कि हम पकड़ते हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स के बाद इंशाल्लाह हम सेकंड स्टेप में जाके सेल टैक्स को कर लेंगे। तो हम दो बड़े पोर्शन जो सिलेबस को कवर करेंगे, इंशाल्लाह हम उनको प्रायोरिटी पे रख लेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद मीनवाइल हम इंग्लिश को भी साथ लेके चलेंगे। PMS ऑफिसर शहजाद काज़मी, जो कि मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में पढ़ा रहे हैं ऐसे को और कंप्रीहेंशन को, वो इंशाल्लाह हमें अवेलेबल होंगे। मैं हर चीज़ को कवर नहीं करूँगा कि सिर्फ लाइक अदर्स के मैंने बस ठेका ले लिया और मैं ही सारा चलाऊँ। तो उनको हमने रिक्वेस्ट की हुई है, तो इस वीक में शायद ना अवेलेबल हों, अगले वीक में तो वो इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से, और मुझसे कहीं बेहतर वो टीचर हैं, क्योंकि वो बड़े अरसे से यही काम कर रहे हैं। सही, तो आपकी इंग्लिश को इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। सही, प्रोफेशनल को इंशाल्लाह मैं हर लिहाज से कवर करूँगा। प्रोफेशनल जो 2016 और 2018 का है वो इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। अच्छा, तो आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12, 13 और 14। एक और सजेशन आई स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आपने पहले ही लेक्चर में स्पीड बहुत दी है, आपने ज़्यादा चीज़ें इंसर्ट कर दी हैं जिनको हज़म करना मुश्किल हो रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको तेज़ करें। तो हम सिर्फ आज फिर कोशिश करेंगे जिसको पढ़ें उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बेसिकली पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दो हेड जो हैं वो सबसे बड़े हैं, एक इनकम फ्रॉम सैलरी और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये एक बड़ा हेड है, बहुत बड़ा हेड है। तो हम इसके सेक्शन 12 और फर्दर सब सेक्शन 1 2 3 4 5 और सब सेक्शन 13 तक, हर सब सेक्शन को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम 13 पे जाएंगे परक्विजिट को, और फिर हम 14 पे, मुझे नहीं लगता कि आज हमें वैल्यू एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी करना चाहिए। अगर हमें टाइम मिला तो उसका कुछ पोर्शन करवा दूंगा, अदरवाइज़ हम जहाँ तक पहुँच सके हम 8:30 पे रुक जाएंगे और रुक के हम हॉल को ओपन कर देंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए, ताकि 5 से 10 मिनट आप लोगों के पास हों कि आप क्वेश्चन एंड आंसर करें। और हम फिर मीटिंग जो है हमारे शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह 8:45 पे ख़त्म हो जाएगी, और इसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास 7:15 पे हो जाया करेगी, पहले 15 मिनट टेस्ट हो जाएगा, और जिस दिन टेस्ट ना हो सका उस दिन क्लास 7 1 2 3 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12, ये आप सब ने याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सैलरी इनकम को डील करता है। इसके लिए कल हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर
और एम्प्लाई के दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है? तो इसमें 3 तरह की चीज़ें आ गई थी। नंबर 1, एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो वो सैलरी लेगा। नंबर 2, एम्प्लॉयर का होना ज़रूरी है। और नंबर 3, इन सबसे इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक, इसको हमने डिफ़ाइन कर लिया था। एम्प्लॉय कौन होता है? वो बंदा जो मुलाजमत करने के लिए किसी के पास जाता है वो एम्प्लॉय होता है। जो किसी को मुलाजमत के लिए रख लेता है वो एम्प्लॉयर होता है। और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन वो पूछेगा विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशंस किस सेक्शन में आ रही हैं? और सेल टैक्स एक्ट में भी यही है। ठीक हो गया जी। तो ये पूछ सकते हैं। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट में वो कहता है जो भी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन 2 तरह से चल रही होती है। कहता है एम्प्लॉय मीन्स या एम्प्लॉयमेंट मीन्स या एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स। कोई भी चीज़ वो डिफ़ाइन करना चाह रहा होगा वो 2 चीज़ों का सहारा लेगा। या तो वो कहेगा मीन्स या वो कहेगा इंक्लूड्स। वो ये क्यों कह रहा है? जब डिफ़ाइन कर रहा है तो वो मीन्स और इंक्लूड्स क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब भी कमिश्नर का वर्ड यूज़ होगा, जब भी कमिश्नर का वर्ड होगा यूज़ होगा तो आपने कहना है एडमिट करें। अच्छा, तो वहाँ पे कमिश्नर का मतलब होगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। वो कमिश्नर लाहौर नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं, वो और कोई कमिश्नर नहीं। तो कमिश्नर का मतलब क्या होगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। फिर हम और कह लेते हैं जब भी बोर्ड का वर्ड यूज़ होगा, बोर्ड का वर्ड यूज़ हो सकता है ना, बहुत यूज़ होता है। तो बोर्ड का मतलब होगा, हाँ, तो वो होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये तो हो गया मीन्स कि जो मैंने इनकम टैक्स ने कहा कि जो मैंने कह दिया कि इसका मतलब ये है वही है, इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं। इवन के जो डिक्शनरी के अंदर उस चीज़ का मीनिंग दिया गया होगा वो भी नहीं। मैं इंतहा पे चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि डिक्शनरी में एप्पल है अगर, तो एप्पल एक सेब होता है ना, उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो वो कह देता है कि मैं एप्पल को सेब नहीं मानता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है एप्पल मीन्स एप्पल लैपटॉप। तो जब भी एप्पल का वर्ड यूज़ होगा आपने एप्पल लैपटॉप को रेफ़र कर रहा है वो, तो मीन्स का मतलब तो ये हो गया। और जब इंक्लूड का वर्ड होगा तो उसका मतलब है कि जो ये इंक्लूसिव है, कि जो हम कह रहे हैं वो और जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो भी शामिल कर लो। तो मीन्स और इंक्लूड्स हर डेफिनेशन के साथ अटैच होंगे, इन दोनों में से एक होगा। ये नहीं हो सकता कि मीन्स भी और इंक्लूड्स भी हो, या वो मीन्स लगाएगा या वो इंक्लूड्स लगाएगा। एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहता है एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स। इसमें क्या कुछ शामिल है कि इसमें वो कहता है कि कोई भी बंदा मैनेजमेंट ऑफ एन ऑफिस और कंपनी, कि कोई भी बंदा जो किसी ऑफिस और कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है उसको हम एम्प्लॉयमेंट कह देंगे। फिर वो कहता है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, इसकी मिसाल क्या होगी? एक अक्सर क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये होता है इज़ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज़ आल्सो एम्प्लॉय ऑफ कंपनी।
कि एक कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है या नहीं है, तो वो है। सही। फिर एक एमएनए जो है, क्या वो मुलाजिम है? बिल्कुल है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। कोई भी बंदा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो क्या है? ऑफिस होल्डर। तो वो पूछ सकता है कि क्या एमएनए और एमपीए जो हैं वो एम्प्लॉई हैं? तो बिल्कुल हैं जी। और ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से आप किसी को एक असर्टेनेबल, एक मालूम की जाने वाली या डिटरमिन की जाने वाली अमाउंट दे रहे हैं, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो शामिल कर लेता है। तो एम्प्लॉयमेंट को बताना इसलिए ज़रूरी था। आगे एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता क्या है? एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या मिलता है जी? सैलरी मिलती है। तो सैलरी की अमाउंट जो होगी उसमें क्या क्या कुछ शामिल होगा, वो क्या क्या कुछ है? सैलरी में एक तो आपकी जो पे होती है, वेजेस होते हैं, पे और इसमें देखें विजिबल है, ठीक है। तो पे आर वेजेस, एक होता है लीव पे। ये गवर्नमेंट के अक्सर होता है कि इवन कि आप लीव भी ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको पी मिल रही होती है। तो क्या सैलरी जब आपकी कैलकुलेट होगी टैक्स निकालने के लिए, तो क्या ये वाली अमाउंट शामिल होगी उसमें या नहीं होगी? होगी जी। एक होता है एलपीआर, हाँ सॉरी, सही आ रहा है यार। नेट आ रहा है? अच्छा। आवाज़ नहीं जा रही है जी? आवाज़ क्लियर हुई है जी आप लोगों को? अगर पे चलता है। हाँ हाँ, तो अभी जी स्टूडेंट्स आवाज़ क्लियर हुई है? यस यस क्लियर। वो थोड़ा सा झटका आ जाता तो सारा गली गली खाने के बाद 28 पे चलता है। अच्छा, तो इसको म्यूट कर दें, म्यूट करें। सो वॉल्यूम इज़ वेरी क्लियर, वेरी सॉरी फॉर डैट। अच्छा जी, तो एक रिदम था हम, हाँ, एलपीआर होती है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। एलपीआर अक्सर फोर्सेस में होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होती है। अच्छा, तो ये हमारी स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो सुन रहे हैं वो अपने आप को म्यूट करें। सर म्यूट करें ना इन्हें। हाँ म्यूट ऑल करो। ये देखो अलाउ पार्टिसिपेंट आप कर रहे हो कि वो खुद जो है ना, ये अभी होगा कि आप अलाउ कर रहे हो कि खुद अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा जी चलें, तो अभी ये मैं कह रहा हूँ ये सैलरी का हिस्सा है, ये सैलरी का हिस्सा है। क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? सैलरी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैलरी जितनी बढ़ती जाएगी, चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, टैक्स उस पर लगेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सैलरी के अंदर डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। तो हम ये वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ सैलरी के अंदर डालें और कौन सी नहीं डालें, और अगर डालनी है तो क्या शराइत हैं। ये हम बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एलपीआर अगर तो सरकारी मुलाजिम होगा, नोट कर लें, तो उसकी जो है वो एलपीआर जो है वो सैलरी इनकम में नहीं डाली जाएगी, लेकिन बाकी जितने भी होंगे वो एलपीआर पे जाएगा तो वो उसकी इनकम में, सैलरी की इनकम में शामिल कर दी जाएगी, सरकारी मुलाजिम की नहीं की जाएगी। अच्छा जी,
कोई बोनस मिल जाए तो क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा? होगा। अगर कोई कमीशन मिल जाए तो क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा? होगा। अगर कोई अलाउंस मिल जाए क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा? जी होगा। ये चीज़ें जमा होती जा रही हैं। अच्छा, एक और बात, एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट ये है कि एक अलाउंस मिल गया आपको इस वजह से कि आप एम्प्लॉयर का काम करने गए, तो एम्प्लॉयर के काम करने के लिए आपके खर्चे हो जाते हैं, तो वो खर्चे की वजह से आपको वो अलाउंस दे देता है। तो ऐसा अलाउंस क्या सैलरी का हिस्सा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अलाउंस जो एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट करने के लिए किया गया मिला आपको, वो सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सैलरी के अंदर शामिल की जाएंगी। अभी हर एक सेक्शन को, सब सेक्शन को हम 1 बाय 1 कर लेते हैं कि हर सब सेक्शन को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया, जो मैंने कहा था ना कि सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है रिसीव्ड बेसिस के ऊपर। तो ये सेक्शन 12 उसका सब सेक्शन 1, सब सेक्शन आपने याद नहीं करने, सिर्फ हम अभी हर सब सेक्शन से गुजरने लगे हैं तो इसलिए मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम प्रोनाउंसिंग द सब सेक्शन। अदरवाइज आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सेक्शन तक कर लें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव्ड हो गई है। तो ये तो सबको पता चल गया था ना कि कब समझा जाएगा सैलरी रिसीव हो गई है। अगर आपको हाथ में पकड़ा दी गई सैलरी तो फिर तो डेफिनेटली हर बंदा ही समझेगा कि मेरे हाथ में पैसे हैं, रिसीव हो गई है। अगर आपको मेड अवेलेबल कर दी गई कि आपको चेक लिख के दे दिया गया, आप महीना जेब में डाल के घूमते रहो, तो आप कहो कि मुझे सैलरी मिली नहीं, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा, सैलरी मिल गई है। या आपकी सैलरी जो है वो कोर्ट के आर्डर पर किसी और को दे दी गई तो फिर भी मेड अवेलेबल हो गया। या आपकी सैलरी आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किसी और को दे दी गई तो फिर भी सैलरी हो गई। तो ये वो तरीक़ेकार थे जिसमें समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई है। क्वेश्चन जो है ना हम एंड पे करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ चलते रहें। और हमने जैसे कहा कि 8:30 पे जाके हम क्या करेंगे, हम इसको साइड पे रख देंगे और हाउस ओपन हो जाएगा 10 मिनट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर से। आप नोट प्लीज़ करते जाएं, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा आपको क्वेश्चंस का। आप नोट कर लें साथ साथ, जो भी आपको क्वेश्चन ज़हन में आता है तो वो हम उसको। अच्छा जी, अच्छा आगे आ जाता है कि सैलरी जो है ना वो क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि सैलरी इज ओनली ऑफ, सैलरी सिर्फ होती है रेवेन्यू नेचर की। मैं ना इसको बाकियों को ख़त्म करूं और इसको रखूं कि वो कह रहा है कि सैलरी जो सिर्फ है, अच्छा ठीक है, इसमें सही, ओके। अच्छा, सैलरी जो है ना वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की नहीं, सैलरी रेवेन्यू नेचर की भी होती है और कैपिटल नेचर की भी होती है, दोनों तरह की होती है। वो कहता है कि सैलरी इज़ ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर, ट्रू और फॉल्स। आपने कहना इट इज़ फॉल्स, सैलरी इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। अच्छा जी, अच्छा एक होता है वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। ये क्या होता है? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, लाइक एक कंपनी है वो मेडिसिन बनाती है, कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन है, प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है। तो मेडिसिन अगर आप एक मुलाजम है, वेजेस ले रहे हैं वहाँ से, तो आप उस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो मेडिसिन के जो
केमिकल्स हैं वो एवेपोरेट करते हैं, वो वहाँ घूमते हैं आके उस एनवायरनमेंट के अंदर, आप उसको इनहेल करते हैं, सांस के अंदर लेके जाते हैं, बॉडी को नुकसान होता है, वर्क कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर वो कंपनसेशन मिलती है कि ठीक है हम आपको एम्प्लॉई रख रहे हैं, आपकी सेहत ख़राब होगी, तो इस सेहत ख़राब होने की वजह से लेकिन किसी ना किसी ने तो मेडिसिन बनानी है, ये तो नहीं हो सकता फिर मेडिसिन बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि मेडिसिन बनेगी तो दूसरे लोग जो है वो जो बीमार होगा वो यूज़ करेगा। अच्छा, तो फिर क्या कंपनसेशन क्या होती है कि आपकी सैलरी तो ये है लेकिन वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कंडीशन की वजह से आपको सैलरी इतनी एक्स्ट्रा दी जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा दी जाएगी क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्या उसको सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा? तो आपको वो कहता है कि अगर क्वेश्चन देता है कि वर्क कंडीशन सप्लीमेंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज़ नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, तो आपने कहना है नहीं नहीं जी ये पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कुछ अलाउंसेस परक्विजिट होते हैं, क्या परक्विजिट जो हैं वो सैलरी का हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वो किस तरह होते हैं, उनकी वैल्यू परक्विजिट की कैसे मालूम की जाएगी, उसके लिए एक पूरा सेक्शन है, और सेक्शन का नाम क्या है जी? उस सेक्शन का सेक्शन नंबर कौन सा है? 13। सेक्शन 13 में हर परक्विजिट को हम अलग-अलग देख लेते हैं। अच्छा, फिर अलाउंस मिल जाते हैं। अलाउंस में जैसे सब्सिस्टेंस होता है, सब्सिस्टेंस होती है, इसका मायना होता है कि आपको मिनिमम लेवल का इतना सपोर्ट करे आपका एम्प्लॉयर कि आपका गुजारा हो सके। आपको सैलरी तो दे रहा है लेकिन साथ में सब्सिस्टेंस भी दे रहा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है, साथ को थोड़ी सी अमाउंट सब्सिस्टेंस के तौर पे दे रहा है, तो वो भी सैलरी में शामिल हो जाएगा। फिर आपके बच्चों की एजुकेशन है, अगर तो आपके बच्चों की एजुकेशन की फ़ी अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप फ़ायदा ले रहे हैं तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस देते हैं, कोई ट्रैवल अलाउंस देते हैं, तो ये सारे के सारे आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बात वही याद रखने वाली है कि अभी हम एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए का, मिस्टर ए उससे कहता है कि कराची चले जाएं लाहौर से, वहाँ पे हमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ लाहौर में सही तरह नहीं आती, तो वहाँ पे IBA में जाके ना 1 महीने का कोर्स करके आओ। आप IBA में चले जाते हैं, कोर्स करते हैं वहाँ पे आपको लॉजिंग भी करनी पड़ती है, आपकी ट्रैवलिंग भी वहाँ जाके भी होती है। आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं 2000 रुपया पर डे आपको वहाँ पे भी देता रहूँगा, या आप अपनी जेब से कर लो, आके ले लेना, कुछ तरह करके सेटिंग करते हैं। तो ये जो ख़र्चा हो रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉई को मिल रहे हैं ना, कि जाके IBA में एडमिशन ले लो, ये कोर्स करके आओ, आके यहाँ बाद में काम कर लेना, साथ में आपका जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी दे दिए जाएंगे। क्या ये वाले एक्सपेंडिचर सैलरी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? जी अब्दुर्रहमान साहब, होंगे। वेरी गुड। आप क्या कहते हैं? होंगे जी। ये आप नोट कर लें, नहीं होंगे, क्योंकि देखो वो अपने लिए नहीं गया, वो अदारे के लिए गया, अदारे को उसका बेनिफिट होना है, वो अदारे का काम करने के लिए गया। इवन कि वो अमेरिका चाहे चला जाए, तो जितना भी खर्चा आएगा वो उसकी सैलरी का हिस्सा नहीं होगा जो एम्प्लॉई जा रहा है, क्योंकि वो अपना एंटरटेनमेंट, वो अपने क्या कहते हैं बच्चों की पिकनिक के लिए तो नहीं गया। अगर पिकनिक के लिए गया है और पैसे दे रहा है अदारा, सैलरी का हिस्सा है। लेकिन एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने के लिए वहाँ पे गया, जो कि फ्यूचर में आएंगे, तो फिर वो जो है वो सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो जितना मर्जी खर्चा कर ले। अच्छा जी, अच्छा ये डियरनेस अलाउंस होता है, ये एक वर्ड अक्सर यूज़ होता है। तो डियरनेस अलाउंस वो कह सकता है इज़ पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट। ये यूजुअली जो सरकारी मुलाजम होते हैं उनको दिया जाता है ताकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन पे आ रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये वर्ड अक्सर यूज़ होता है। तो आपने डियरनेस अलाउंस को क्या करना है? सैलरी का क्या करना है? हिस्सा बनाना। जी फिजान, है कोई क्वेश्चन है?
क्वेश्चन अगर है तो फिर भी होल्ड करें, क्योंकि क्वेश्चन के लिए अच्छा जी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि फ़िज़ान की डिमांड बढ़ी है मार्केट में, ये जिसके साथ अटैच होता है उसका बिज़नेस ऊपर चला जाता है, तो इसको कोई टाइकून जो है वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ। ये कहता है जी मैं तो नहीं आता, मुझे तो पहले आप इस तरह करो, 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो कहता है ओके, क्योंकि आपका नाम इतना अच्छा है, आपके पास स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि आप मुझे बड़ा रेवेन्यू मैं आपको कर देता हूँ। तो ये जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में इंटर होने के लिए, तो ये जो पैसा मिल रहा है क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बस इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि आप लोगों को ये बताता जाऊँ, सेग्रीगेट करता जाऊँ कि ये सैलरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा। होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, जब इनकम आ रही कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी है ना, या टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो सैलरी का हिस्सा होगा, नहीं टैक्सेबल है तो सैलरी का नहीं हिस्सा होगा। तो इनको तो पैसा मिल गया एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इंटर होने का, क्योंकि ये नाम बड़ा इन्होंने कमा लिया, बड़ी मेहनत की है सारी उम्र, इस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं मेरे साथ अटैच हो जाए। तो फिर इनको पैसे दिए उन्होंने, तो फिर ये उनके साथ अटैच हो गए। तो अटैच होने की वजह से ठीक है उनको पैसा मिला तो वो सैलरी का हिस्सा होगा। अच्छा जी। अच्छा, कुछ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं। ये तो एम्प्लॉयमेंट में एंट्री का हो गया ना। फिर हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे वो साथ साथ लिखता हूँ। ये बड़ा तगड़ा है सैलरी वाला, सैलरी और बिजनेस, ये तो दो मेन है। अच्छा जी, तो अभी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, अच्छा ये क्या मार्केट में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ जॉब करने जा रहे हैं तो वो उसके पास एक बड़ी स्पेशलाइजेशन है, उस तरह का काम मार्केट में कोई दूसरा नहीं कर रहा होता। क्या कभी ऐसा होता है? होता है। बहुत से अच्छे उन्होंने अपने सिस्टम डेवलप किए होते हैं, कुछ फार्मूलाज ऐसे बनाए होते हैं कि जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट दूसरों से मुख्तलिफ होती है, कोई उनकी कॉपी नहीं कर पा रहा होता। तो जब अली जाएगा एम्प्लॉय बन के वहाँ पे, तो वो कहते हैं जी अली साहब एक कंडीशन लगा रहे हैं हम ये साइन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, कंडीशन है कि जब भी हमारी और आपकी नाम बनी, हमने डिसकंटिन्यू किया अपनी सर्विस, ये आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, 2 महीने का नोटिस दें, कर जाएं, लेकिन आप 2 साल तक किसी और के साथ फिर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। तो क्या अली उनकी बात मान लेंगे? अली कहेंगे यार आप 1 महीने बाद ना बने, 6 महीने बाद ना बने, तो मैं फिर वो 2 साल कैसे गुजारूंगा? फिर कहते हैं ठीक है, हम इधर बैठ के फिर मेरे साथ सेटिंग करो, या आप कंडीशन लगा रहे हो, इसकी वजह से मुझे अभी कुछ पैसे दो। ये कंडीशन लगी, इस कंडीशन की वजह से मुझे कुछ अमाउंट दो। तो जो अली साहब को अमाउंट मिल गई, क्या अली साहब की अमाउंट सैलरी की इनकम में शामिल होगी या नहीं होगी? तो फिर नोट कर लें कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की वजह से, कंडीशन लग के एम्प्लॉयमेंट मिली, उसकी वजह से जो पैसे मिले वो सैलरी इनकम का क्या होंगे? पार्ट होंगे। इसलिए हमने एक एक पॉइंट जो है ना, वो हर पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अभी हम बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट मिली, कंडीशन लगी, एम्प्लॉयमेंट आप बड़े अच्छे थे, आपको फ़ायदा उठा लिया आपने। एक टाइम आता है कि जॉब्स ख़त्म होती हैं, टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन आपकी सर्विस पूरी होगी फिर भी हो सकती है, और टर्मिनेशन गोल्डन हैंडशेक हो गया। गोल्डन हैंडशेक हो गया, आपको पैसे मिल गए। तो पहले तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि गोल्डन हैंडशेक की वजह से जो पैसे मिले क्या वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? टैक्सेबल होंगे। अब अभी हमने देखना है कि क्या
जब टैक्सेबल होंगे तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, ये क्लियर हो गया। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, दो ऑप्शन है। क्या है, दो ऑप्शन कि जिस तरह पूरे साल आप में सैलरी ले रहे हो, जितनी सैलरी ली, फॉर एग्जांपल यकम 2020 को साल चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट चल रही थी, हाँ 31 कर लेते हैं, जुलाई मई 31 का ही है जी, और 2020 इसको आके एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, इनको मिल रहा है 1 लाख हर महीने का। 11 महीने हो गए, 11 लाख ये कमा चुके हैं, 11 लाख आ गया या नहीं आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लग गया, उन्होंने कहा जी कि बस टर्मिनेट, आप इस तरह करें टर्मिनेशन के 30 लाख रुपया ले लें। और हाँ हाँ यहाँ हम 21 कर लेते हैं, लें जी। उन्होंने कहा जी ये 30 लाख लें, आज के बाद रिलेशनशिप ख़त्म। एक तो यही बड़ा आसान तरीका है कि जो सैलरी थी उसके अंदर इसको भी ऐड करो, 41 लाख रुपया बनाओ, और जो भी स्लैब्स अवेलेबल हैं शेड्यूल 1 के अंदर सैलरी इनकम वाले वो लगाओ और टैक्स पे कर दो। ऑप्शन 1 हो गया। इस तरह करेगा तो बड़ा लंबा टैक्स लग जाएगा उसको, हाँ रेट ऑफ टैक्स बड़ा हाई चला जाएगा ना, कि अगर आप स्लैब सामने रखेंगे ना अपने, तो 12 लाख रुपए तक 5, फिर 12 से 18 तक कुछ, और फिर हो सकता है यहाँ पे 20% के करीब पहुँच जाए। तो फैसिलिटेट करने के लिए उस गरीब आदमी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि आप इस तरह करो, आप पिछले 3 साल निकालो, ये टैक्स ईयर आपका 21 है ना, टैक्स ईयर 21 है, आप इस तरह करो कि टैक्स ईयर 20, टैक्स ईयर 19 और टैक्स ईयर 18, ये 3 साल की अपनी रिटर्न खोलो। रिटर्न खोल के देखो कि इस साल पे टैक्सेबल इनकम कितनी थी, इस साल की टैक्सेबल इनकम कितनी थी, और इस साल की टैक्सेबल इनकम कितनी थी। इन तीनों को जमा करो तो बटे के नीचे लिख लो, ठीक। और इस साल में जो आपने टैक्स दिया था तीनों सालों में, उसको आप ऊपर लिख लो, ठीक है। इसको इस पे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो टैक्स रेट निकल आएगा। तो इस तरह क्या होगा, टैक्स रेट जिस तरह ये वो चल रहा था इसका 11 लाख 12 लाख, तो उस वक्त हो सकता है हर साल पे 5-5 11-11 करके यहाँ पे पहुँच, समझ लेते हैं कि 36 लाख बना टोटल इनकम, समझ लेते हैं समझने के लिए। और यहाँ पे टैक्स जो है ना हर साल 60 करके उसका 180 कर लिया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेट निकल आएगा, एक रेट निकलेगा, एक परसेंटेज निकलेगी, तो वो डेफिनेटली इस परसेंटेज से ना वो छोटी होगी, छोटी होगी, तो वो इसको कहेंगे कि आप छोटी परसेंटेज लगाओ। तो इसके ऊपर, ये 30 लाख के ऊपर इस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स दे दो, और बाकी ये जो आपका एक्चुअल बन रहा है उसके हिसाब से दे दो, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ने की बजाय कहाँ आ जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो उसे बेनिफिट होगा, तो वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कम्प्लेक्स है कि किसी सिनेरियो में जाके यहाँ पे बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है कि हो सकता है उन सालों में कोई उसका कोई कैपिटल गेन आया हो, कोई और टैक्सेबल इनकम किसी वजह से बढ़ी हो तो टैक्स रेट बढ़ जाए। तो यहाँ उल्ट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो यूजुअली होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा, तो ये हमें जो है ना इसका हमने ये, अच्छा अब मैं बात करने लगा था कि ये जब दिल करे वो इस तरह कर ले, जब उसका मन करे वो चाहे वो ऐसा कर ले, नहीं, ही इज बाउंड टू अप्लाई विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एंड इफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इज सेटिस्फाइड ही विल अलाउ हिम, कि आप ये वाली ट्रीटमेंट कर लो। क्योंकि देखो आप ज़्यादा टैक्स देने की बजाय कम टैक्स की तरफ जा रहे हो, तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, और इजाज़त कमिश्नर से लेनी पड़ेगी, कमिश्नर इजाज़त देगा उसके बाद आप कर लें। लेकिन क्या ड्यू डेट जैसे
चलें, चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो लिंक चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। तो अभी जिस तरह मेरे साथ बात ज़हन में आई कि वो कह सकता है कि इंडिविजुअल और AOP, इंडिविजुअल हमने पढ़ा ना टैक्स पेयर पर्सन कितने तरह के होते हैं, तो इंडिविजुअल और AOP, इसके लिए रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? जो तो प्रैक्टिस में है उनको पता है, जो प्रैक्टिस में नहीं है तो वो याद कर ले कि वो 30/9 भी लिख सकता है एवरी ईयर, वो 30/8 भी लिख सकता है, वो 30/6 भी लिख सकता है, और कह सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जिसको तो पता होगा वो 1 नंबर ले लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो 1 नंबर लूज़ कर देगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए। तो इस डेट से पहले पहले अगर उसने ये वाला बेनिफिट लेना है तो उसको कमिश्नर साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक बात बन रही है जी। चलें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हम यहाँ तक तो जो आ रहे शामिल करते जा रहे हैं, और साथ में जो नहीं आ रहा वो मैं आपको माइनस करवाता जा रहा हूँ कि सैलरी से ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। चीज़ें सही चल रही हैं ना? हाँ, आपने थोड़ा सा इधर भी ध्यान रखना है अगर भी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पेंशन को भी जल्दी से सुन लो। पेंशन सैलरी का हिस्सा होती है या नहीं है? हाँ, अलग से ट्रीटमेंट होता है उसका, तो अलग से ट्रीटमेंट होता है ना पेंशन का। जी, पेंशन ऐसे सेपरेट नहीं होती है, ये कि एक सेटलमेंट पर टैक्सेबल भी हो जाता है। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि देखो, पेंशन को आप रिपोर्ट करते हैं और साथ में एग्जेम्प्ट कर जाते हैं, तो सैलरी का हिस्सा तो बनाते हैं और साथ में आप उसको एग्जेम्प्ट कर जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखो कि कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो 2 पेंशन ले रहे होते हैं। कितनी ले रहे होते हैं? 2 पेंशन। तो उनकी बताएं कि दोनों पेंशन एग्जेम्प्ट हैं या टैक्सेबल हैं? 3 होंगी तो एक exempt 3 होंगी। तो ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो आपने वही, तो वो तो मैंने सिर्फ स्केच के लिए, चाहे 3 हो या 10 हो या जितनी भी हो, एक से ज़्यादा जब भी होगी तो एक एग्जेम्प्ट है, ज़्यादा जितनी भी होंगी बाकी सारी क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। कुछ लोग 3 भी लेते हैं, ये 3 भी पेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन जो 2 ले रहा है ना उसकी एक एग्जेम्प्ट होगी और एक टैक्सेबल होगी। फिर ऑप्शन उस पर छोड़ा जाएगा कि आप दोनों में से कौन सी एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो। आपको एक तरफ से मिल रही है मंथली 1 लाख रुपया पेंशन और दूसरी तरफ से मिल रही है 20,000, तो आप कौन सी वाली एग्जेम्प्ट करवाओगे? 1 लाख तो फिर ये है कि वो ऑप्शन उसको दिया, लेकिन होता ये कि हायर जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाती है टैक्स से। हाँ, एग्जेम्प्ट होगी ना, कि आपको ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों में से एक जो है ना वो एग्जेम्प्ट करवा लो और एक को सैलरी का हिस्सा बना लो, तो आप कौन सी वाली एग्जेम्प्ट करवाओगे? बड़ी वाली करवाओगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके पास है, अगर आप बड़े मुहब्बे वेतन हैं तो आप जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं भी करवा सकते। अच्छा जी, अच्छा, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर कहता है, आप कहते हैं मेरे साथ आके काम शुरू कर दो, मेरे नौकरी पे आ जाओ। आप कहते हो नहीं यार, इतनी मुझे सैलरी दोगे, इसमें तो इतना तो टैक्स लग जाना है। वो कहता है नो प्रॉब्लम, जितना भी टैक्स लगेगा मैं दूंगा। मिसाल के तौर पे आपको सालाना मिली 12 लाख सैलरी, हाँ आ रहा है, आपको मिली सालाना 12 लाख सैलरी। ठीक है, 12 लाख के ऊपर टैक्स बन गया, सपोज वैसे कर ही लेते हैं 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना हो गया जी? कितना बनेगा जी इसको? 30,000। 30,000 बन गया। आप कहते हो मैंने तो नहीं देना भाई, मैं एम्प्लॉयमेंट ही नहीं करता, मैं अपना कारोबार करता हूँ, आप 30,000 तो मेरा कट जाएगा। हालांकि अमाउंट कुछ भी नहीं है, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है। तो वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, ये मैं दूंगा, एम्प्लॉयर कहता है। अभी ये बताओ कि ये जो 30,000 एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे दे दिया है था आपका टैक्स, क्या ये सैलरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा?
इस लॉजिकली बताओ ना, तुक्का नहीं लगाना। आपके इम्प्रेशन जो है ना फेशियल वो बता रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आप बस लॉजिक देखो ना कि बेनिफिट मिल रहा है, उसे बेनिफिट मिला है ना एम्प्लॉय को, तो जितना भी बेनिफिट एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है तो वो होना चाहिए ना। तो ये शामिल करो फिर 12 लाख प्लस 30,000, ठीक है, ये 12 लाख 30,000 हो जाएगा। तो ये तो उसने दे दिया, भला किया, इसके साथ दोबारा टैक्स कैलकुलेट होगा, इसके ऊपर होगा कैलकुलेट। जो एडिशनल 30,000 पे टैक्स होगा ना, वो अभी कोई नहीं देने के लिए आएगा, वो आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपकी सैलरी है और आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो आपका एम्प्लॉयर दे देता है, तो वो जो टैक्स है वो भी सैलरी का हिस्सा होगा। और फिर दोबारा से आप खुद बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि यार अभी तो मेरी इनकम 12 लाख नहीं रही, मेरी इनकम होगी है कितनी, 12,30,000। तो जो एडिशनल 30,000 रुपये आया, आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो एडिशनल 30,000 जो आया उस पर आप बैठ के फिर टैक्स कैलकुलेट करोगे। और जो हाँ, 2 दफ़ा टैक्स लगेगा, वो तो उसने दे दिया ना, वो तो आपका एम्प्लॉयर ने दे दिया। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि आपकी सैलरी अगर टैक्सेबल होती है ना, तो आपका एम्प्लॉयर जब भी आपको सैलरी देता है ना, वो सैलरी देते हुए पहले ही टैक्स काट लेता है। एम्प्लॉयर कभी भी आपको, अगर आपकी सैलरी पे टैक्स बनता है तो वो आपको पूरी सैलरी नहीं देता, टैक्स काटता है और काट के आपके नाम के ऊपर FBR में जमा करवा देता है। और सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसने हुक्म दिया एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर साहब सैलरी देने से पहले विद होल्डिंग करनी है और विद होल्डिंग करके FBR को जमा करवानी है, ठीक है। तो ये साथ साथ हर महीने ही जमा हो रहा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करें आप दोबारा कैलकुलेट करें, क्योंकि आपकी तो टैक्स तो वो दे रहा है, तो जो भी एडिशनल टैक्स बनेगा वो उसका चालान बनाएं और वो जमा करवाएं। तो ये है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, आप सैलरी कमाने के लिए एक पॉइंट नोट कर लें, लिखें अपने पास। आप ऐसे कारोबार करते हैं, आपकी दुकान है या आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप क्या करते हैं, आपकी कमाई क्या है, आपकी सेल्स है, आपकी सेल्स आपकी कमाई है। सेल्स आप लेट्स सपोज 10 लाख की कर रहे हैं, सही, 10 लाख की आपने सेल्स की, और कास्ट ऑफ सेल का तो आपको पता होगा ना, इन सेल्स को करने के लिए आपने जो गुड्स खरीदी उन पे जो खर्चा आया, ये कास्ट ऑफ सेल कैसे निकलती हैं हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे रहते हैं कि ये चलो हो गया 8 लाख, पीछे बच गया 2 लाख, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और एब्रीवेट कर देते हैं GP के साथ। और भी कुछ खर्चे होते हैं, रेंट हो गया, यूटिलिटी होगी, ट्रैवलिंग होगी, वो सारे माइनस करके आपकी कमाई हो जाती है 50,000। ये मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि आपको 50,000 जो है वो मिल गया। तो बिजनेस इनकम में जब आपकी इनकम होती है उसमें खर्चे अलाउ होते हैं। नोट कर लें, सैलरी इनकम करने वाले को कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरी 12 लाख सैलरी है, मैं रोज़ाना गाड़ी पे जाता हूँ, मेरा 500 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो मेरा सालाना पेट्रोल जो है वो 2 लाख का लग गया, तो मुझे जो है ना 10 लाख पे टैक्स करो। डिपार्टमेंट कहेगा आपको क्या हो गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 तो ऐसे नहीं कहता। तो सैलरी वाले के लिए नोट कर लें कि कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं है, उसने जितनी सैलरी ली उसके ऊपर ही उसने टैक्स देना है। हर बंदा ऑफिस जाने के लिए कोई मोटरसाइकिल यूज़ करता है, कोई गाड़ी करता है, तो वो कल को अगर एक्सपेंसेस मैंने रिपेयर करवाया, मैंने ये किया, तो इसलिए माइनस करके फिर मैं टैक्स देता हूँ, तो सैलरी वाले के लिए ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हैं। अच्छा, जैसे वो कहा गया था ना कि चीज़ें ना थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आसान करूँ, ठीक है। ये अदरवाइज़ बहुत पेचीदा चीज़ें हैं, जब आप खुद इसको लॉ को पढ़ेंगे ना आप कहेंगे यार ये तो ऊपर से गुजर रहा है, ये क्या कह रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये सेंड कर दिए, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये बुक में जो मैंने हाईलाइटेड हैं पोर्शन,
ये बहुत बड़ी है, लेकिन मैं जो नहीं पढ़ने वाले उन पे कांटे लगा रहा हूँ, और जो सिर्फ आपका है रेलिवेंट वो आप सारा ही मैं आपको सेंड करूँगा। मैं जो सैलरी का रेलिवेंट पोर्शन है ना, ये मैं सारा सेंड करूँगा आपको, आपने अपने पास रख लेना है। आप इस तरह करें कि इस PDF को नंबर देना शुरू कर दें। PDF नंबर 1 यहाँ आप लिख दें सेक्शन 12 से लेकर 14। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके पास है, उससे पढ़े, समझ नहीं आती इसको खोल लें। हाईलाइट मैंने किया हुआ है, हाईलाइटेड को पढ़ लें, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये आपको इंशाल्लाह ये भी आपको मिल जाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिल गया, ज़रूर पढ़ना है उसको। अगर आपने जाके आज ना पढ़ा सैलरी को, तो कल आप पढ़ेंगे ना तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि आज अगर जिसने पढ़ लिया वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। कल जब सेशन एंड होगा, कल वाले सेशन के साथ साथ आज वाले के भी क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या जिसके साथ अब मुलाजमत कर रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, उससे जो पैसे मिलेंगे वही आपकी सैलरी होगी। अगर आपका पास्ट में कोई एम्प्लॉयर था, जो वक़्त गुज़र गया, वो कोई कैलकुलेट करता है कि यार आपके कुछ वाजिबात मैंने देने हैं, वो आपके पास आ जाता है और आपको वो पैसे दे देता है, तो क्या वो आपकी सैलरी होगी या नहीं होगी? होगी। कि माजी में जो आपका एम्प्लॉयर था जिसके साथ आप नौकरी कर रहे थे, अगर वो आपको पैसे देने आ गया कि आपके सैलरी के कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो आप आज के वक्त में हैं, लेकिन अगले साल आपको कोई रखना चाह रहा है, फ्यूचर एम्प्लॉयर है, वो आज आपको बयाना नहीं हम कहते, आपको सैलरी कहते हैं एडवांस में 3 सैलरियाँ दे जाता हूँ, अगला साल शुरू होगा मेरे पास आ जाना, उस वक्त वो फलाना छोड़ के जाएगा, मैं आपको रख लूँगा। तो क्या ये आपकी सैलरी होगी या नहीं होगी? तो फिर ये बात कंफर्म होगी कि आपको ये बात पक्की हो गई कि आपको चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर कोई पैसे मिलते हैं तो वो आपकी सैलरी इनकम होगी। अच्छा जी, क्या सिर्फ जो आपका एम्प्लॉयर है वो आके आपको पैसे दे तो फिर ही सैलरी होगी? वो अगर मुझे कह दे कि इसको दे दो तो क्या सैलरी नहीं होगी? होगी। वो अपने एसोसिएट को कह दे, अभी ये नया कट्टा खुल गया, एसोसिएट कौन होगा? ये एसोसिएट को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। एसोसिएट को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, अगर आप कहें ना कि सर एक पूरा लेक्चर कर दें इसके ऊपर, तो एसोसिएट पे लेक्चर हो जाएगा। सुन लें बस, एसोसिएट को सेक्शन 80 डील करता है। याद ना करना इसे, चाहे याद ना करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेना कि एसोसिएट कहते किसे हैं। समझने के लिए क्या है, मैं और मेरा रिलेटिव, वो दोनों एसोसिएट हैं। मैं और मेरा रिलेटिव क्या है? दोनों एसोसिएट हैं। अभी वो कहेंगे कि आपके सारे ही जो मामू, ताया, चाचा, सारे ही एसोसिएट हैं? नहीं, कि आपके दूर दूर के रिलेटिव नहीं, आपके जो आपकी नस्ल से पिछले वाले, जो आपके दादा, वालिद, अगर किसी का परदादा है, और बेटा, पोता, उसका ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। तो अगर ये वाला काम इस तरह करके चलेगा ना, वो और आपकी स्पाउस, आपकी शरीके हयात, ये क्या है आपस में? ये क्या है आपस में? एसोसिएट है। फिर एक हमने पढ़ा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो पार्टनरशिप का दूसरा नाम है ना। तो पार्टनर जो है, जो आपस में एक पार्टनरशिप है जिसको हम पार्टनरशिप है, जिसको हमने एओपी कह दिया टैक्स की ज़ुबान में। तो जो इसके अंदर डेफिनेटली
एक से तो ज़्यादा बंदा है, 2 या 2 से ज़्यादा। और पार्टनरशिप एक्ट में नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिख लें कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट कौन सा चल रहा है, 1932। अली लिखो पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज़ें मैं इसलिए साथ साथ बताता जाता हूँ कि शायद वो थोड़ा सा डेविएट करे, को मोटी चीज़ पूछ ले कि यार पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में, तो आपको पता हो कि 1932 वाला है। फिर वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, कितने हो सकते हैं, ये सब ने बीकॉम में पढ़ा हुआ, 20। तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, ये भी नोट कर लो। ठीक हो गया। तो हम पढ़ तो बेसिकली रहे थे, एसोसिएट को थोड़ा सा डिस्कस करने लगे कि एसोसिएट, तो एसोसिएट में एक तरह का तो हो गया ये वाला कि जो एओपी के मेंबर हो, दूसरा आपका रिलेटिव हो गया जी। तीसरा, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं ना जी। तो एक शेयर होल्डर जो है वो अकेला या अपने रिलेटिव से मिलके या अपने एसोसिएट से मिलके उस कंपनी के 50%, ये बात याद करने वाली है, क्या 50%, वो परसेंटेज पे आगे पूछ लेगा कि एक कंपनी और एक बंदा जो शेयर होल्डर है वो एसोसिएट हैं आपस में, अगर उसके पास 20% शेयर है, 30% शेयर है या 50% शेयर है, तो आप क्या कहेंगे, अगर उसके पास 50% शेयर है, 50% उसके पास क्या है, 3 चीज़ें हैं, एक शेयर होल्डिंग, दूसरा जो शेयर खरीदता है वो क्यों खरीदता है, वो इसलिए ख़रीदता है कि वो मालिक बन जाए, तो ये तो मलकियत होगी उसके पास। फिर वो इसलिए ख़रीदता है कि सालाना डिविडेंड मिलता है, क्योंकि देखिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि मुझे कुछ रिटर्न मिले, उस पर कुछ मुझे वापस मिले। तो कंपनियां क्या वापस करती हैं, डिविडेंड करती हैं। तो जो डिविडेंड है उसके ऊपर अगर उसका 50% जो भी डिविडेंड मिले उसमें 50% से ज़्यादा पे अगर उस शेयर होल्डर का अकेले या अपने एसोसिएट से मिलके राइट बन गया ना, तो फिर भी वो क्या हो गया, कंपनी और वो बंदा आपस में एसोसिएट हो गए। हो रहा है जी ये, ठीक है। शेयर होल्डिंग होगी, ये हो गया। और अगर जो कैपिटल है उसके अंदर भी अगर 50% या अबव हो गया तो वो शेयर होल्डर हो गया। एक कंपनी और एक शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट हो गए। क्या ऐसे हो सकता है कि 2 कंपनियां आपस में एसोसिएट हो जाएं? होती हैं। 2 कंपनियां, 2 कंपनीज आपस में एसोसिएट होगी। वो किस वजह से होंगी कि एक चौधरी साहब ऐसे मौजूद हैं, एक शेयर होल्डर ऐसा मौजूद है जिसका 50% एक में भी है और 50% दूसरी में भी है। सिर्फ उस एक बंदे की वजह से फिर दोनों कंपनियां भी क्या हो गई, एसोसिएट होगी। तो एक बात बस याद रखना, 50% वाली, तो आप कह सकते हैं कि कंपनियां भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं, एक शेयर होल्डर और कंपनी भी एसोसिएट हो सकती है, एक मेंबर ऑफ एओपी जो है और एओपी भी एसोसिएट हो सकती है, और मेंबर्स भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने इसको समझ लिया कि ये इट्स अ जान टाइम हम